हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बोलिविया कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ब्यूफोर्ट सी को लेकर के, तो ब्यूफोर्ट सी को अगर हम मैप में व्यू करें, ब्यूफोर्ट सी जो है वो आर्कटिक ओशन के मार्जिनल सी के रूप में लोकेटेड है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट कंट्री यूएस एंड कनाडा लोकेटेड है और कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर है मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर जो है वो अपने वाटर को ब्यूफोर्ट सी में डिस्चार्ज करती है। ये जो ब्यूफोर्ट सी है वो आर्कटिक काउंसिल का पार्ट है। तो आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड फैक्ट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन हुई और उसमें डिसाइड किया गया कि इस एरिया को सिक्योर करने के लिए जो हमारा नर्दर्न पोल वाला रीजन है और उससे अटैच होता हुआ लैंड एरिया एंड सी एरिया को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए हम काम करेंगे। और इसी के थ्रू 1996 में आर्कटिक काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया ताकि आर्कटिक से रिलेटेड जो कॉमन इश्यूज हैं उनको हम कोऑपरेशन के थ्रू शो कर सकें। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं और कौन कौन सा यहाँ पर सी एरिया जो है वो आर्कटिक काउंसिल का पार्ट है। इसका जो हेड क्वार्टर है आर्कटिक काउंसिल का वो है नॉर्वे में। इसमें 8 कंट्रीज़ आते हैं और 8 कंट्रीज़ को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में यूएस, कनाडा, फिर आता है ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अंडर है, फिर 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड एंड फिर आता है रशिया। तो ये तो बात हो गई कंट्रीज़ की आर्कटिक काउंसिल में। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से सी इसके पार्ट हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, आप सभी को पता है ये बेरिंग स्ट्रेट है और यहाँ पर नर्दर्न पार्ट में है चुक्सी सी और साउथ में यहाँ पर है बेरिंग सी। तो जो चुक्सी सी जो है वो आर्कटिक सर्किल आर्कटिक काउंसिल के अंडर आता है, लेकिन बेरिंग सी नहीं आता है। उसके बाद में ये ब्यूफोर्ट सी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है वो है बेरेंट सी। सबसे लार्जेस्ट जो भी आर्कटिक काउंसिल के पार्ट हैं, जो भी सी एरिया, उसमें सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट है वो बेरेंट सी है। और उसके बाद में ये वाला जो रीजन है वो है कारा सी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है कि बेरिंग सी और यहाँ पर लेब्राडोर सी है, ये दोनों जो हैं वो आर्कटिक काउंसिल के पार्ट नहीं हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर्कटिक काउंसिल एंड ब्यूफोर्ट सी से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कल आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा, तो आपने देखा होगा कि डायरेक्टली मैप बेस्ड क्वेश्चन से अगर हम रिलेट करें तो प्रेजेंट टाइम में कोई एरिया क्यों न्यूज़ में रहा उसको लेकर के क्वेश्चन पूछने लग गया है यूपीएससी। यूपीएससी का हर साल ट्रेंड चेंज होता है, तो आपको क्या करना है कि यूपीएससी का इस साल का जो पेपर है वो लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उन सभी को एक तरीके से व्यू करना है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, यूपीएससी अपना ट्रेंड रिपीट नहीं करता है। अगर इस साल से पिछले साल वाली अगर हम बात करें तो उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे क्योंकि उस टाइम टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, इसी से लिए तो इसलिए बहुत सारी हम मैगजीन देख रहे होंगे कि कोचिंग जो है वो इस तरीके के अवार्ड, इस तरीके के जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है उनको भी इंसर्ट करने लग गई। तो यूपीएससी अपना ट्रेंड रिपीट नहीं करेगा। अब जो कल एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, उसमें अगर हम देखें तो एक भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था और जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको भी वो किस बेसिस पर न्यूज़ में रहे। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन अगर हम बताएं तो सेनकाकू जो आइलैंड्स जो हैं वो क्यों न्यूज़ में हैं उसको लेकर के क्वेश्चन आया था। बहुत सारे कंट्रीज़ जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ वो न्यूज़ में थे, तो वो क्यों न्यूज़ में थे, लेबनान क्यों न्यूज़ में था, वो इस कारण से उनके ज्योग्राफी को इस तरीके से रिलेट किया गया है। तो जब भी आप कोई न्यूज़ को पढ़ो वो क्यों न्यूज़ में है, क्या बेसिक रीजन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज पर जो रिलेटेड है, चिलिका लेक में वर्ल्ड की फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस को कंडक्ट करवाया गया है। ये जो चिलिका लेक है वहाँ पर 176 इनकी नंबर मिला है और ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीसीज़ के रूप में ये एग्जिस्ट करते हैं। चिलिका लेक से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट है कि एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है
जहां पर 176 फिशिंग कैट को पाया गया है। चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये सेंसस कंडक्ट करवाई है और इसमें कोलैबोरेशन लिया गया है फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के साथ में। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कम्युनिटी रहते हैं, जो भी यहाँ के पॉपुलेशन है, उन सभी का भी पार्टिसिपेशन इनकी सेंसस कंडक्ट करवाने के लिए लिया गया है। ओके, तो ये तो किस तरीके से कौन से फेज़ में कंप्लीट हुआ, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने फेज़ में ये जो सेंसस है इसको कंडक्ट करवाया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस तरीके से, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि ये जो सेंसस कंडक्ट हुई है इससे हमें वेटलैंड्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम के लिए, वो बातें पता चली हैं। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये रखी गई कि ये जो कैट है वो किस किस एरिया में पाई जाती हैं और इसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। देखो ये जो ग्लोबली थ्रेटेंड कैट्स जो हैं वो स्पेसिफिक वेटलैंड वाला जो रीजन है वहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें मेजर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन के जो रिवर बेसिन है वहाँ से, पाकिस्तान में इंडस से ये स्टार्ट हो जाता है और वियतनाम का जो मेकोंग वाला जो रीजन है वहाँ तक ये जाता है। श्रीलंका और जावा में भी ये कैट जो हैं वो पाई जाती हैं। मतलब 10 आसियान जो कंट्रीज़ हैं उसमें ये कैट जो हैं वो पाई जाती हैं। वियतनाम, जावा, वहाँ तक आप जा कर के इनको फाउंड कर सकते हो। वेटलैंड्स की बात की गई है कि एशिया में टाइम के साथ में जो वेटलैंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके एरिया में डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये तो हमने बेसिक फैक्ट्स बात की हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या क्या टर्म न्यूज़ में रही हैं इस आर्टिकल में, उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि जो लैगून जो वर्ड है वो हम बात कर लेते हैं। देखो चिलिका लेक के मैप को अगर आप व्यू करोगे तो लैगून क्या होता है, लैगून एक सैलो वाटर बॉडी होती है। इस तरीके से आप समझिए, मान लो ये हमारे इंडिया का कोस्टल वाला रीजन है और यहाँ पर आप सभी को पता है ईस्टर्न पार्ट पर है बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न पार्ट पर है अरेबियन सी। तो यहाँ पर जो उड़ीसा स्टेट है वहाँ पर चिलिका लेक लोकेटेड है, लेकिन डायरेक्टली इस बिग वाटर बॉडी से डायरेक्टली चिलिका लेक जो है कनेक्टेड नहीं है। मतलब इनके बीच में कुछ इम्पेडिमेंट्स, कुछ एक तरीके से कुछ बैरियर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और इसी की वजह से एक बिग वाटर बॉडी से जब एक स्मॉल वाटर बॉडी वो डायरेक्टली कलेक्ट ना हो करके सेपरेटेड फॉर्म में होती है तो उसको बोलते हैं लैगून। ओके, तो ये तो बात होगी लैगून की। अब हम बात करेंगे चिलिका लेक से रिलेटेड कि चिलिका लेक जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स की। देखो जो चिलिका लेक जो है वो एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लैगून है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। 1986 में जो चिलिका लेक है उसको डेजिग्नेशन दिया गया था। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड्स को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसी रामसर कन्वेंशन के अंडर हमारे इंडिया का फर्स्ट इंडियन वेटलैंड के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया था। ओके, ये जो चिलिका लेक है स्पेसिफिक अगर हम देखें तो इरावडी जो डॉल्फिन है वो यहाँ पर लगभग देखी जाती हैं और इसी के लिए मेजर जो अट्रैक्शन है वो इरावडी डॉल्फिन की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। अब एक बात अगर हम करें तो वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए रामसर कन्वेंशन किया गया, लेकिन वो वेटलैंड्स जो टाइम के साथ में जिनमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है उसके लिए एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रखा गया कि वो वेटलैंड जिनको स्पेसिफिक जिनके ऊपर फोकस करना है कि इनमें टाइम के साथ में डिग्रेड दिखा जा रहा है, तो उस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में पहले चिलिका लेक को भी शामिल किया गया था लेकिन अब इसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ओके, प्रेजेंट टाइम में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इंडिया की कौन कौन सी वेटलैंड साइट है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हमने चिलिका लेक से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हमने एक इम्पोर्टेंट वर्ड देखा कि थ्रेटन्ड स्पीसीज। ओके, तो देखो जो IUCN है, IUCN से रिलेटेड फैक्ट्स को अगर हम बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन एंड नेचर। ओके, 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक तो। दूसरा, IUCN जो है वो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, लेकिन इसको UN का जो एक ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो इसको मिला हुआ है। तो ये IUCN से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। IUCN जो है वो 1964 में एक ऐसी बुक पब्लिश करने लगा जिसमें कौन कौन सी स्पीसीज़ जो हैं वो टाइम के साथ में जिसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, उन सभी को इस बुक में
इंसर्ट किया गया और फिर उनको उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर कितना टाइम के साथ में कितना डिक्रीज़ हुआ या इंक्रीज़ हुआ, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। IUCN एस्टेब्लिश पहले हो गया था, लेकिन जो अपनी बुक है वो बाद में पब्लिश करने लगा था। देखो, कल UPSC का पेपर वैसे मैं अपलोड कर दूंगी आज, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। कल हमने ऑपरेशन से रिलेटेड जो फाइल है उसके बारे में बात की थी, सॉरी उसके लिए, और वो हमने आज अपलोड कर दी है वो रिलेटेड। देखो, कल UPSC का पेपर अगर आपने व्यू किया है तो उससे आपको एक बात पता चली होगी कि प्रीलिम्स में आपको क्या होना चाहिए, किसी भी टॉपिक की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, साथ में जो फैक्ट्स जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि UPSC में फैक्ट नहीं आते हैं, पर फैक्ट आते हैं। इनडायरेक्टली आप देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन की बहुत सारे स्टेटमेंट जो हैं उनमें आपको पता होना चाहिए कि भाई वो UN का पार्ट है या नहीं है। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि कौन सी वाटर बॉडी जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर रजिस्टर्ड है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए उसमें जो भी बॉडीज़ दे रखी थी उन सभी के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मेशन किस एक्ट के थ्रू या किसके थ्रू इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो इनडायरेक्टली UPSC में भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो फैक्ट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्पेसिफिक देखो, ज़्यादा फैक्ट्स अगर हम याद ना भी कर पाएँ तो कम से कम कुछ बेसिक्स जो हैं वो तो हमें क्लियर होने ही चाहिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो हमारे PM ने एक इम्पोर्टेंट बात रखी है। PM ने ये बोला है कि हमने बायोफ्यूल्स जो है उसमें हमने टारगेट लिया था पहले कि हम 2030 तक जो है वो बायोडीज़ल और जो एथेनॉल है उसका ब्लेंडिंग इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद में 2030 का जो हमारा टारगेट है उसको हमने हटा करके 2025-26 तक हमने टारगेट लिया कि हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% तक करेंगे पेट्रोल में। तो इसमें हमारे PM ने बोला है कि जो हमने टारगेट लिया था उसका हमने 10% जो है कि हम पेट्रोल में 10% तक एथेनॉल मिक्स करेंगे, ये टारगेट जो है वो हमने नवंबर 2022 तक इस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। और 2025-26 तक हमने टारगेट ले रखा है कि 20% एथेनॉल जो है वो ब्लेंड किया जाएगा। ओके, अब देखो एथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है। एथेनॉल जो है वो बायोफ्यूल्स में से, सबसे पहले तो आप बायोफ्यूल समझिए कि व्हाट इज़ बायोफ्यूल। एक मिनट, देखो जो बायोफ्यूल जो है वो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं से फॉर्मेशन इनका होता है। जैसे कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल है उनका फॉर्मेशन हुआ, बस जो फॉसिल फ्यूल है उनका भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुआ, क्योंकि टाइम के साथ में जब जो हमारी अर्थ है उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट, बहुत सारे एनिमल्स जब उसमें एक तरीके से नीचे जमा हो गए, तो जब उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ तो फिर वो टाइम के साथ में फॉसिल फ्यूल में चेंज हो गई। ओके, तो बायोफ्यूल्स जो है उनका भी फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, लेकिन इनका कम टाइम में इनका फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, जो हमारे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस जो हैं उनका फॉर्मेशन होने में हमें काफ़ी लंबा टाइम लगा है, जो बायोफ्यूल्स हैं उनमें काफ़ी कम टाइम लगता है। तो ये बायोफ्यूल्स हैं। देखो जो बायोफ्यूल्स, एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कंसिडर्ड ए बायोफ्यूल। ये इंपॉर्टेंट बात है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, बायोफ्यूल्स कैसे कैसे तरीके के हो सकते हैं, तो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब बायोफ्यूल्स की कुछ जनरेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो हैं उनको कन्वेंशनल बायोफ्यूल बोलते हैं। इनका फॉर्मेशन शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल इन सभी से किया जाता है। मतलब जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं इनसे इनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो टाइम के साथ में ये लगा कि फूड ग्रेन्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, तो इसका अल्टरनेट हमें ढूंढने चाहिए। तो सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स हैं इसमें इनको सस्टेनेबल फीड स्टॉक दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सस्टेनेबल फीड स्टॉक, मतलब हमारे इंडिया में या फिर हमारा जो भी फूड सप्लाई जो है उस वो इससे इफ़ेक्ट ना हो। इसमें फूड क्रॉप का जो रेजिड्यू है, इसके अलावा जो भी अदर पार्ट्स है जिनका डायरेक्टली कंजप्शन नहीं किया जाता है, उन सभी को बायोफ्यूल प्रोडक्शन में एक तरीके से इंसर्ट किया गया। थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल है इसको एल्गी से डिप्राइव किया जाता है। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जो है इसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग का यूज़ करते हुए क्रॉप से फिर फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बायोफ्यूल से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है। देखो जो एथेनॉल है वो एक प्रिंसिपल बायोफ्यूल है जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट और वाया पेट्रोकेमिकल प्रोसेस सच एज एथाइनिल हाइड्रेशन।
एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में ये एम किया गया था कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं 85% तक, मतलब जितना ऑयल हम यूज़ करते हैं उसका 85% तक इंडिया जो है वो बाहर से क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ओके, तो कम से कम डिपेंडेंस हो इंडिया की अदर कंट्रीज़ पर, इसलिए हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम या बायोफ्यूल्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया था, ताकि हमारा जो मनी है वो सेव हो सके और हमारे यहाँ पर अल्टरनेट सोर्स जो हैं वो डेवलप हो सके। आप सभी को पता है बायोफ्यूल्स का यूज़ करने से जो एमिशन है वो भी कम होता है, और इस अगर हम कुछ बेसिक के ऊपर देखें, हमारा मनी सेव होगा, हमारा जो एमिशन है वो कम होगा, और एमिशन कम होगा तो 2070 तक जो हमने जीरो एमिशन स्ट्रेटजी, जीरो एमिशन टारगेट जो हमने अचीव करने की बात की है, उस टारगेट को भी हम इजीली अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम रेगुलरली इंसर्ट कर रहे हैं, और इन्हीं के थ्रू जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए बायोफ्यूल्स को लेकर के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बीजेपी जो पार्टी है उनके कुछ मेंबर्स ने कुछ इम्पोर्टेंट बात रख दी। उन्होंने ये बोला है कि जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट वर्ड को उन्होंने आप यूज़ किया है, इस्लामोफोबिक, कि इस्लामोफोबिक जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो स्ट्रेटजी है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो इन कंट्रीज़ की विजिट पर हैं, कुवैत सिटी, कतर इनकी विजिट पर हैं। तो वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। हमारे जो एम्बेसडर्स हैं उन कंट्रीज़ में उनको लेकर के बोला है कि इंडिया इन सभी को लेकर के एपोलॉजी, मतलब अपनी जो गलती है, अपनी जो मिस्टेक की है, जो स्टेटमेंट है, वो उन हेट रिमार्क्स को जो है उनको क्या करना है, विड्रॉ करना है। ओके, देखो इंडिया के ऊपर प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे एलिगेशन अदर कंट्रीज़, अभी यूएस में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें देखा गया, उस रिपोर्ट में भी ये बात रखी गई कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी यूपी में, एमपी में और दिल्ली में हमने देखा कि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका डिमोलिशन हमने देखने को मिला, और इसमें स्पेसिफिक देखें तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ में ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जा रही थी। कर्नाटका में हिजाब को बैन किया गया है, तो इसको लेकर के भी जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने कंसर्न एक्सप्रेस किए थे कि हमारा जो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कम्युनिटी का, हमारे रिलीजन का, उसको वायलेट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको वायलेट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा अदर कंट्रीज़ ने बोला है, और कुछ रिपोर्ट में भी ऐसा देखने को मिला है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमें जनरल अवेयरनेस पता होना चाहिए कि किस तरीके से। यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो पेजेस है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बताया गया है कि एंटी कन्वर्जन जो लॉ है उसमें पहले जुडिशरी का क्या रोल था, जुडिशरी ने क्या स्टेटमेंट दिया था, और अब जुडिशरी ने उसको लेकर के क्या बात रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 4 पर, तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट बात रखी है कि कोलकाता एक कॉलोनियल सिटी के रूप में नहीं है। हमने उसकी बहुत सारी जानकारी हासिल की है, और जल्दी उसके जो भी हमने डाटास कलेक्ट किए हैं उन सभी से रिलेटेड, उन सभी की जो किस टाइम के वो फॉर्मेशन था, किस टाइम से जो कोलकाता सिटी है वो एस्टेब्लिश है, और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, उससे रिलेटेड कुछ हमने ट्रेसेस लिए हैं। उसकी अब रिसर्च किया जाएगा, उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक का यूज़ करते हुए वो जो ट्रेसेज हैं वो किस टाइम के हैं, किस टाइम उनका फॉर्मेशन हुआ, ये सभी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर 12 लेयर्स ऑफ हैबिटेशन के ट्रेसेज मिले हैं, जिससे पता करके पता किया जाएगा कि कोलकाता जो सिटी है वो रियल टाइम में कब एस्टेब्लिश हुई थी। मतलब हमारी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको एक्सकेवेट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, अलेक्जेंडर कनिंगम जो हैं उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इस तरीके के बेसिक फैक्ट्स आप डिस्कस कर लिया करो। जब भी कुछ पता इस तरीके का देखो तो देखो रेगुलर आप अपना एक रजिस्टर मेंटेन करो, इसमें इस तरीके की जो टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को देख लो। तो बार बार गूगल करने की जरूरत है, अपना रजिस्टर आपने ओपन किया और सब कुछ दोबारा से व्यू कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर सबसे पहला जो अभी कुछ बाई इलेक्शन हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर दे रखा है इस आर्टिकल में। ये जो आर्टिकल है इसमें शो कर रखा है कि अभी बूस्टर डोज को अलाउ किया गया है हमारे इंडिया में। कल ही हमने डिस्कस किया था कि DGCA ने
जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने अलाउ किया है कि जो बूस्टर डोज है उसको आप रेगुलर कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया में ये भी बोला गया है कि चाहे आपने पहले 2 डोज है, चाहे कोविशील्ड की अप्लाई करवा रखी है, कोवैक्सीन की, बूस्टर डोज के रूप में जो भी एडल्ट पर्सन है वो कोर्बेवैक्स को रेगुलर कर सकते हैं। मतलब हमारे इंडिया में जो हेटेरोलोगस जो फॉर्मूला है उसको फॉलो किया जाएगा कि आपने मेन डोज जो है वो अदर की अप्लाई करवा रखी हैं और जो बूस्टर डोज है वो अदर जो वैक्सीन है उसको आप अप्लाई करवाओगे। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो हमने बहुत सारा जो बूस्टर डोज को लेकर के या प्रोसीजर होना चाहिए उसको लेकर के रिसर्च भी किया है, लेकिन कुछ डाटाज ऐसे हैं जिनमें अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हम जो हैं अगर जो मेन डोज है वो हमने अदर वैक्सीन लगवा रखी है और जो बूस्टर डोज है वो हमने कोर्बेवैक्स को अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या डाटा आते हैं, और होमोलोगस जो है कि मतलब जो मेन डोज है और जो बूस्टर डोज है वो सेम डोज रहेगी, तो उसमें क्या है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिला है। तो बूस्टर डोज लेकर के आए हैं। बूस्टर डोज से पहले इंडिया को इस तरीके के जो डाटा हैं वो क्लियरली बाहर रखने चाहिए ताकि पॉपुलेशन उनको व्यू करे और व्यू करने के बेसिस पर फिर अपनी रिकमेंडेशन के बेसिस पर वो चाहे कि हाँ उनको ये वैक्सीन जो है वो अप्लाई करवानी है। ये कुछ जो मिस्टेक देखी गई जब हमने कोवैक्सीन को जब अलाउ किया गया था तब भी हमने देखा था कि उसको रिसर्च को लेकर के जो डाटा है वो प्रॉपरली पब्लिश नहीं हुए थे और ये ही एक मेजर रीजन रहा कि सोसाइटी में हेजिटेंसी देखने को मिली। और देखो जब भी कोई लूफहोल जहाँ पर दिखता है ना वहीं पर फिर आपकी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। फिर जो वैक्सीन को लेकर के जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई सोसाइटी में उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट हुए थे। ओके, और इसको लेकर के गवर्नमेंट को फिर ये भी बोलना पड़ा था कि हम क्या करेंगे, एक तरीके से मैंडेटरी करेंगे कि सभी को वैक्सीन अप्लाई करवाना ज़रूरी है, लेकिन बाद में जुडिशरी ने बोला कि ये सबकी अपनी अपनी एक राइट है, उसको आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो कि हाँ आपको वैक्सीन अप्लाई करवाना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आप सभी को पता है यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं उन्होंने अभी एक नया ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने की बात रखी है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसमें जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूएस। और कुछ ही टाइम में इसकी जो मेंबरशिप है वो इंक्रीज़ हो रही है। फिजी ने, जो आप सभी को पता है कि स्मॉल पैसिफिक आइलैंड्स हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट कंट्री है फिजी, और ये जो फिजी है इन्होंने इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने की बात कर दी है। मतलब मेंबरशिप स्टार्ट और इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई हैं। देखो ये अमेरिका इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है जो बाइडेन ने, एक तरीके से बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे वो भी इस तरीके का इनिशिएटिव रेगुलर रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनको लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया जाए और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वहाँ पर जो भी इशूज हैं उनको सॉल्व किया जाए। मतलब चाइना को आपको काउंटर करना है, इंडो पैसिफिक को ओपन रखना है, सबके लिए फ्रीली एक्सेसिबल हो इंडो पैसिफिक वाला रीजन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, चाइना को काउंटर करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर यूएस अगर अपना डोमिनेंस क्रिएट करता है तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ओके, अब ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होगा, किन किन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। देखो अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात रखी कि अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है, यूनियन एविएशन मिनिस्टर ने ये बात रखी है इंडियन आइडियाज़ कॉन्क्लेव इन बेंगलुरु का जो 7th एडिशन है उसमें, कि इंडिया जो है वो जल्दी अपने यहाँ पर कोशिश कर रहा है EVTOL जो प्रोड्यूसर है उनके साथ में डिस्कशन किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर जो है उसको हम जल्दी से एक्सेसिबल कर पाएँ और उसको हम जल्दी से जल्दी यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर पूरा बेसिस लगा रखा है कि किस तरीके से ये काम करेगा। देखो जब ये एक्सेसिबल हो जाएगा और किन फीचर्स के साथ में होगा तब ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि CBI जो है वो इस साल हमारे इंडिया में इंटरपोल की जो 90 नंबर की जो मीटिंग है उसको इंडिया जो है ऑर्गेनाइज करेगा और CBI जो है इस इवेंट के जो अरेंजमेंट्स हैं वो इंडिया में करने वाला है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ CBI।
ओके। सीबीआई से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो देखो सीबीआई जो है, यहाँ देखिए, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम। सीबीआई जो है वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके। सीबीआई के बारे में अगर हम फैक्ट बात करें तो इसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में इसको फॉर्मेशन किया गया था कि कौन कौन से करप्शन हुआ है उसको लेकर के इसकी जांच की जाए। 1946 में एक एक्ट बनता है और उस एक्ट के थ्रू सीबीआई जो है वो अपनी पावर को गेन करता है। मतलब इस एक्ट के अंडर नहीं आता है, इस एक्ट के DPSE एक्ट है, इस एक्ट के अंडर अपनी पावर को गेन करता है। सीबीआई जो है, इससे रिलेटेड अदर फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो लोकपाल एक्ट 2013 में जो आया था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि सीबीआई का जो हेड है, डायरेक्टर जो है, उसको किस तरीके से चुना जाएगा। उसके लिए एक कमेटी की रिकमेंडेशन दी गई थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन के बेसिस पर फिर सीबीआई के डायरेक्टर को चुनाया जाएगा। सीबीआई से रिलेटेड दो बेसिक फैक्ट्स, अगर सीबीआई किसी स्टेट में कुछ जांच करना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि आप इस स्टेट में इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स की जांच कीजिए, इंस्पेक्शन कीजिए, तो पहले सीबीआई को उस स्टेट से अप्रूवल लेना होगा। दूसरी बात, लेकिन अगर जुडिशरी बोलती है और जुडिशरी ये बोलती है सीबीआई को कि आप इस स्टेट में जाकर के जांच करो, तब सीबीआई को उस स्टेट की प्रायर कंसेंट जो लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यूटीज़ में भी अगर सीबीआई को कोई जांच करनी है तो वहाँ पर प्रायर कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है सीबीआई को। ये बेसिक फैक्ट्स हैं सीबीआई से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की गई थी इंटरपोल की। इंटरपोल होता क्या है? इंटरपोल ये है कि देखो 1923 की बात है, उस टाइम में पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली लेवल पर जो भी क्राइम होते हैं उनको हम कॉमनली एक साथ मिलकर के कोलैबोरेशन के साथ में, कोऑपरेशन के साथ में उन सारे क्राइम्स को हम सॉल्व कर सकें, इसके लिए ये जो इंटरपोल है वो एग्जिस्टेंस में आया था। इंटरपोल का फुल नेम अगर हम देखें तो इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरपोल का वो है लायन फ्रांस में, लियोन फ्रांस में है। देखो इसमें क्या होता है, इंटरपोल में ग्लोबली लेवल पर जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, वो अपने अपने कंट्रीज से एक इम्पोर्टेंट जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे इंडिया से सीबीआई जो है वो इससे एफिलेटेड है, मतलब इंडिया में रिलेटेड उनको कोई भी जांच करवानी है, इंटरपोल को ये लगता है कि ये क्राइम जो है वियतनाम में हुआ है और इसके जो तार हैं, इसके जो स्ट्रिंग है वो जुड़े हुए हैं इंडिया से भी, तो इंडिया में फिर उस केस को सॉल्व करने में इंटरपोल बोलेगा, इंडिया के साथ में अपने बात करेगा, तो सीबीआई जो है फिर रिप्रेजेंट करेगी कि हाँ इस केस को हम हैंडल करेंगे और इससे क्या क्या प्रॉब्लम है उसको सीबीआई जो है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स है वो इंटरपोल को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। तो हर कंट्री में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इंटरपोल से जुड़ा हुआ है और फिर वो कंट्री जो है वो इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल पर जो क्राइम होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो 1977 में हाई कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात रखी थी। उन्होंने 1977 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था और आर्टिकल 25 जो है उसके बारे में एक बात रखी थी कि जो कन्वर्जन करवाया जाता है किसी के रिलीजन का वो पार्ट नहीं है आर्टिकल 25 का। आर्टिकल 25 है क्या? आर्टिकल 25 पार्ट 1 में ये बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉर्टेलिटी एंड हेल्थ, ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। इनको ध्यान में रखते हुए सभी जो पर्सन हैं उनको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, मतलब अपने घर, अपने मन के अंदर आप अपने अंदर क्या सोचते हो ये सभी को छूट है। राइट ऑफ फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो उसकी प्रैक्टिस को फॉलो करने की आपको छूट है, उसको प्रोपोगेट करने की छूट है, उसको प्रोफेस करने की छूट है। लेकिन अगर आप किसी को कुछ करप्शन करके, कुछ इलीगल तरीके से किसी का रिलीजन कन्वर्जन करवा रहे हो तो ये गलत है। लेकिन कोई अपने मन से अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले ये बोला गया था कि देखो जो कन्वर्जन जो है वो इस पार्ट के अंडर नहीं आता, लेकिन इसी पार्ट के अंडर आता है और क्लियरली आपको इंडिपेंडेंस है आप कौन से रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो। आर्टिकल 25 का ही तो बेसिस दिया था जब ये अभी कर्नाटका में जो हिजाब बैन को लेकर के इशू हुआ था, तो उसमें भी ये बोला गया था कि हमारे इस्लाम का इंटीग्रल प्रैक्टिस है, इंटीग्रल प्रैक्टिस है हमारे इस्लाम का और उसी के बेसिस पर हम हिजाब को फॉलो करते हैं। लेकिन जुडिशरी में जब ये डिस्कशन हुआ तो जुडिशरी ने बोला कि इस्लाम में देखो
सिरूर मठ एक केस है, उस केस में ये बात बोली गई थी कि टाइम के साथ में बहुत सारे जो रिलीजन हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे ट्रेडिशन जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, तो वो उसको आप इंटीग्रल पार्ट नहीं मान सकते। इंटीग्रल पार्ट वो है कि वो एक बेसिक फॉर्मेशन है उस रिलीजन का, और उसके बेसिस पर अगर उनको हटा दिया जाएगा तो उस रिलीजन से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ये चीज़ें होती हैं उसकी बेसिक फॉर्मेशन को लेकर के। तो उसमें हिजाब को ये बोला गया था कि देखो टाइम के साथ में आपको इसने इसको अक्वायर किया है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है आपकी जो इम्पोर्टेंट होली जो बुक है उसमें या फिर आपके इस्लाम रिलीजन में कि आपको हिजाब को कैरी करना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात रखी है। हाईकोर्ट ने बोला है कि कन्वर्जन का राइट है, आप कन्वर्जन कर सकते हो, लेकिन आप फोर्सफुली नहीं करोगे, फ्रॉड तरीके से कन्वर्जन नहीं करोगे। तो यहाँ पर एंटी कन्वर्जन जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गया। एंटी कन्वर्जन जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, और आपने ये देखा होगा कि हर स्टेट में रेगुलरली हम देख रहे हैं कि रेगुलरली बहुत सारे जो हैं एंटी कन्वर्जन को लेकर के लॉज भी बनाए जा रहे हैं अदर स्टेट में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर एक सेकेंड, CSE क्या है? एक एनवायरमेंटल NGO है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इन्होंने अपनी 2022 की रिपोर्ट दी है, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट। इसमें बोला गया है कि हमारे इंडिया की जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उसको अगर हम व्यू करें तो उसमें बहुत सारे इश्यूज जैसे कि लीड आयरन, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनका हाई लेवल उसमें देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में ये भी बात रखी गई है कि हमारे इंडिया में टाइम के साथ में पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसमें कोलिफॉर्म एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बहुत ज़्यादा कमी, मतलब वो जो है BOD जो है ये सब कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और इससे हमें पता चलता है कि जो वाटर का जो प्यूरिफिकेशन जो है या वाटर की जो प्यूरीफाइड लेवल पर जो हम उसकी अवेलेबिलिटी देखें वो काफ़ी कम है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करना होगा स्पेसिफिक जो हमारे रिवर वाटर हैं उनके ऊपर, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के जो भी फॉर्मूलाज हैं वो भी इनसे कंप्लीट किए जाते हैं। इंडिया के कोस्ट लाइन जो है उसको लेकर के बताया गया है कि टाइम के साथ में इरोजन देखने को मिला है कोस्ट लाइन में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेस्ट बंगाल है वो इससे हिट हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखो जो फॉरेन पेज पर जो आर्टिकल है इसमें इम्पोर्टेंट बात तो ये सबसे पहले तो रशिया और यूक्रेन का जो इशू है उसके बारे में बता रखा है। रशिया यूक्रेन के कि रेगुलर वहाँ पर जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया रेगुलर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग रेगुलर वो कर रहा है, ये इसको लेकर के है। बांग्लादेश का जो पोर्ट डिपो है वहाँ पर ब्लास्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है उनकी डेथ यहाँ पर हो गई है। शिपिंग कंटेनर है बांग्लादेश का जहाँ पर केमिकल में एक्सप्लोजन देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान टाइम के साथ में अपने डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए अपना 6% और ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट फिशल जो ईयर है उसमें बजट में डिसाइड किया जाएगा कि $7.6 बिलियन जो हैं वो अलोकेट किए जाएंगे पाकिस्तान की आर्मी फोर्सेज के लिए। चाइना जो है वो अपने स्पेस को लेकर के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करके कोशिश कर रहा है। तो 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट जो हैं वो कंट्री का चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसमें उनको डॉक्ट किया जाएगा। कुछ टाइम के लिए वो वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर रिसर्च करेंगे कि किस तरीके से जो इशू है वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब स्पेस से रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर इंस्पेक्शन करने की उसमें कोशिश की जाएगी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।